उसके बाद बायोस्फीयर, अभी तक रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी, वाह अच्छा। उसके बाद है जी बायोस्फीयर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपको सराउंड करते हैं वो बायोस्फीयर हो जाएगा। लास्ट है लिथोस्फीयर, आपकी अर्थ, जमीन, सॉइल, ठीक है। ये जो है ये आपके एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर की। गैसेस लेयर जो हमें सराउंड करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो हमारे प्लेनेट को सराउंड किए हुए है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट गैसेस हैं, आप लोगों को पता है कौन कौन सी गैसेस हैं, कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नोबल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये डिफरेंट गैसेस हैं जो सराउंड करती हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और अर्थ को, तो ये एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन है, लेकिन वो उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपकी क्या कहते हैं नोबल गैसेस हैं और वाटर वेपर्स हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर का काम क्या है? एक तो हम उसमें ब्रीथ करते हैं, पहली बात तो ये हो गई। नंबर दो, क्या करता है? हार्मफुल रेस से बचाता है, ठीक है, अर्थ को। नंबर तीन क्या है? टेम्परेचर मेंटेन रखता है अर्थ का। मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था कि मार्स का एटमॉस्फेयर जब खत्म हुआ था तो टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाया था, जिसकी वजह से वो टोटली जो है वो बैरन हो गया था मार्स, ठीक है। तो टेम्परेचर मेंटेन होता है, आपका एनवायरनमेंट मेंटेन होता है एटमॉस्फेयर की वजह से। आपकी आपकी जो क्लाइमेट है, आपका वेदर है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से मेंटेन होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और इसका बड़ा फायदा है, वो क्या है कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो मीटियोरॉइड्स हैं वो डायरेक्ट जमीन से आके नहीं टकराते, वो रस्ते में ही बर्न हो जाते हैं, ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है, ठीक है। फिर आपका जितना भी पानी है जमीन पे वो पानी की शक्ल में रहता है, वेपर बन के नहीं उड़ता, एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। कितना था, पढ़ा था कभी फिजिक्स में? 766 मिलीमीटर Hg, नहीं पढ़ा? तवज्जो नहीं की? निषाद के तो नहीं हो? पंजाब के हो? चलो, एफएससी पंजाब के हो ना, तो वही तो। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, और उसके बाद आपकी है थर्मोस्फेयर, और आखिरी है एक्सोस्फेयर। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सो, 5 तकरीबन लेयर्स हैं, ठीक है। ट्रोपो जो है वो सबसे लोएस्ट है, जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जिसमें बादल वगैरह होते हैं, बारिश बरसती है जहां से, ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ये वो लेयर है जहां पे ओजोन होती है। ओजोन क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, आज एमसीक्यू आया हुआ था, कौन सी हार्मफुल रेडिएशन है सन की? यूवी रेज थी उसकी, अच्छा। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ओजोन बचाती है। नाउ ये रिमेंबर, याद रखने की बात है कि ओजोन इटसेल्फ इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है। लेकिन जिस तरह से हमारे स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन एनवायरनमेंट अगर स्टमक का खराब हो तो फिर वही डायरिया कॉज कर देते हैं। इसी तरह ओजोन भी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर गलत सतह पे आ जाए या गलत जगह पे हो तो वो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद है मीजोस्फेयर, ये वो सतह है जहां पे आके मीटियोर्स जो है ना वो बर्न अप होते हैं, मीटियोरॉइड्स बर्न अप हो जाते हैं, शाहब साकिब जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे आके बर्न अप होते हैं मीजोस्फेयर के ऊपर, ठीक है। इनकी ना टेम्परेचर और इनकी कब से कहां तक इनकी लेंथ होती है वो बुक में गिवन है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट है, सेकंड लास्ट है थर्मोस्फेयर, ठीक है। इसको थर्मोस्फेयर क्यों कहते हैं? टेम्परेचर बड़ा हाई है,
2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर जो है वो इतने टेम्परेचर की वजह से थर्मोस्फेयर कहलाती है। लास्ट है एक्सोस्फेयर, ये आउटर मोस्ट पार्ट है, और यहाँ पे जो है ना आपको सैटेलाइट्स मिलेंगे जमीन के, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। उसके बाद आ जाती है आप हैं, ये फ्लाई करता है यूजुअली स्ट्रेटोस्फेयर में, बादलों के ऊपर होता है ना, ठीक है। स्ट्रेटो से ट्रोपो के बीच में ये ट्रेवल करता है डिपेंडिंग अपॉन हाइट। बाज दफा 35,000 फीट की बुलंदी पे होता है तो स्ट्रेटोस्फेयर होगा, बाज दफा 10,000 फुट की बुलंदी पे होता है तो ट्रोपोस्फेयर होगा। डिपेंड करता है कि कहाँ फ्लाई कर रहा है, ठीक हो गया। छोटा प्लेन हमेशा ट्रोपोस्फेयर में होता है। एक प्लेन है उसका नाम है U2 स्पाई प्लेन कहते हैं उसे, U2 नाम सुना होगा उसका, स्पाई प्लेन है, वो मीजोस्फेयर में उड़ता है 72,000 फीट की बुलंदी पे, वो मीजोस्फेयर में उड़ता है, ठीक है। बल्कि शायद उससे भी ऊपर उड़ता है, लेट मी कंफर्म इट। मीजोस्फेयर में उड़ता है, ठीक है। U2 स्पाई प्लेन अमेरिकन का है, अजीब सा है उसके, यानी कि ना शक्ल देखेंगे तो अजीब सा उसका उसकी शक्ल है, उसके बहुत लंबे पर होते हैं, और वो ना वो मीजोस्फेयर में उड़ता है 72,000 फीट की बुलंदी पे। अच्छा, ब्रीथेबल एनवायरनमेंट जो है ना वो है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। इवन 8,000 फुट की बुलंदी पे आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब 8,000 फुट कितना बनता है, सॉरी 8,000 मीटर, माउंट एवरेस्ट 8,000 मीटर है ना, K2 8 6 11 मीटर है, हाँ 8 से 11 मीटर है K2, ठीक है। तो अब वो स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। 1,000 फीट का एक कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है ना। 1,000 फीट का 1 किलोमीटर होता है ना, तो 36,000 फीट बन, 1,000 मीटर का होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो एयर कैबिन प्रेशर रखते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन भी होती है शामिल, ठीक है। तो वो उसमें है, ये अब थोड़ी मैथमेटिक्स है, ये अभी मुझसे ना करवाओ। अच्छा, उसके बाद है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर पानी का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर हवा का एनवायरनमेंट, हाइड्रोस्फेयर पानी का एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें आपको बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। 70% वाटर है, 30% लैंड है। 70% वाटर में 97% मेरीन वाटर है या सी वाटर है, 3% जो आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक्स जो है ना वो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। अब सवाल उठता है कि वाटर साइकिल एक चीज है, वो क्या है वाटर साइकिल। भाई पानी जो है ना रिसाइकल होता है, कहते हैं कि आज जो हम पानी पीते हैं वो आज से करोड़ों साल पहले किसी डायनासोर ने पिया था, ठीक है। तो वाटर साइकिल के थ्रू रिसाइकल हुआ है। रिसाइकल कैसे होता है, सिंपल तरीका, ठीक है। अब वो रिसाइकल किस तरह से होता है, सबसे पहले आपको पता है, अब नहा के या मुंह धो के सूरज की रोशनी में बैठे ना तो आपको ठंडक फील होती है थोड़ी सी, या पंखे के नीचे बैठे ना तो ठंडक फील होती है। क्यों, पानी एवेपोरेट हो रहा होता है। तो जब पानी इवेपोरेट होता है तो वह थोड़ी सी एनर्जी अपने साथ ले जाता है जिससे ठंडक पैदा होती है। तो सबसे पहले होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, या अगर प्लांट्स के थ्रू हो रही है तो फिर ट्रांसपायरेशन कह देंगे, ठीक है। इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन पानी का भाप बन के या वेपर्स बन के पानी के जखीरे से ऊपर उठना सूरज की रोशनी में, ये इवेपोरेशन है।
अगर प्लांट से हो रही है तो ट्रांसपायरेशन कहेंगे, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद ऊपर जाता है पानी, बुखारात की सूरत में ऊपर उठता है, वहां जाके बनता है कंडेंस होता है, कंडेंसेशन। कंडेंस मिल्क सुना होगा आपने एक, तो कंडेंसेशन होती है ऊपर, पानी इकट्ठा होता है, यानी कि हैवी होता है, वेपर्स हल्के होते हैं तो वो इकट्ठा होकर ना भारी होना शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन से वो शक्ल इख्तियार कर लेता है बादलों की। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वहां से बादल बन गए, बादलों की मूवमेंट होती है लैंड पे, समुद्र में बने, वहां से लैंड पे। आपने अक्सर सुना होगा जी टोर्नेडो आ रहा है या समुद्री तूफान आ रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन के बाद होती है प्रेसिपिटेशन। मैंने कल भी बताया था, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना। कंडेंसेशन के बाद क्या होती है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हो गया। उसके बाद है सरफेस रन ऑफ। बारिश होती है, अगर पहाड़ी इलाकों में हो रही है तो नदी नालों और दरियाओं की सूरत में नीचे आएगी, ठीक है। अगर ये मैदानी इलाकों में हो रही है तो पाइप, नालियां और गटरों की सूरत में, नहरों में जाएगी, ठीक है। या फिर एक और प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। पानी जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है, ठीक है, पानी जमीन के अंदर जज्ब हो जाता है। अब जो मट्टी है ना, वो काम करती है, वर्क करती है छलनी के तौर पे, जिससे आप चाय छानते हैं, ठीक है, या दूध छानते हैं, उसके तौर पे काम करती है वो मट्टी। पानी के अंदर जो हार्मफुल जर्रात होते हैं वो मट्टी में ही रह जाते हैं और पानी सीप करके नीचे चला जाता है, इससे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये था पूरा प्रोसेस। अब वो क्या होगा, या तो रन ऑफ के जरिए जो है वो पानी दरियाओं की सूरत में समुद्र में वापस चला जाएगा, या फिर जमीन में गया, हम पंप करके निकालेंगे, यूज करेंगे, और वो फिर गटरों की सूरत में नहरों में जाएगा, नहरों से फिर दरियाओं में, और दरियाओं से समुद्र में चला जाएगा वापस, ठीक है। ये प्रोसेस है वाटर साइकिल का। इस तरह से वाटर रिसाइकल होता रहता है। ठीक हो गया? क्लियर है? कुछ समझ ना आई हो? चलो, अगला है जी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या है? एवरीथिंग लिविंग दैट इज सराउंडिंग यू, वो बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ होती है, स्फीयर सराउंडिंग में, ठीक है। तो बायोस्फीयर, एवरीथिंग लिविंग दैट इज सराउंडिंग यू इज योर बायोस्फीयर। अब इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। अब यूजुअली कंसीडर ये करते हैं कि जमीन, सतह समुद्र से 10 किलोमीटर ऊपर और 8 किलोमीटर नीचे जो है ना, वो बायोस्फीयर है, ठीक है। सतह समुद्र से 10 किलोमीटर ऊपर और 8 किलोमीटर नीचे जो है वो बायोस्फीयर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हम थोड़ा सा पहाड़ों में चढ़े तो काम तो बंद हो जाते हैं फौरन हमारे, तो साह ही चढ़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही होती, ठीक है। तो यूजुअली यही कंसिडर किया जाता है कि 1000 मीटर ऊपर नीचे जो है ना, वो है बायोस्फीयर, ठीक हो गया। अब इसमें आ जाते हैं डिफरेंट बायोम्स। अब बायोम क्या है? जियोग्राफिकल रीजन है जिसमें डिस्टिंक्टिव प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएं। बायोम इज अ जियोग्राफिकल रीजन वेयर डिस्टिंक्टिव प्लांट्स एंड एनिमल्स आर। फ्लोरा एंड फौना कहते हैं बायोलॉजी की सेंस में, बॉटनी की सेंस में। फ्लोरा एंड फौना जो है ना, वो डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप के मिले हैं आपको, ठीक है। आपने एक चीज सुनी होगी, चीज का नाम स्वांजना कहते हैं उसे। खट्टा होता है, दही डाल के पकाते हैं, पोंपले होती हैं वो एक दरख्त की, स्वांजना जो है, बड़ा मजे का होता है।
अपर पंजाब वालों को नहीं पता वो क्या चीज है, वो उगता ही नहीं है वहां, या ज्यादा नहीं जाता वहां, ये साउथ की सौगात है। समझ आई? आजकल आपको अपर पंजाब वाले बड़े याद कर रहे होंगे दोस्त बेली, आमों का सीजन है, ठीक है, हमें तो बहुत याद कर रहे हैं, हम तो फोन नहीं उठाते आजकल उनका। लेकिन एक चीज स्पेसिफिक है, रीजन स्पेसिफिक, वो आपको यहीं मिलेगी, ठीक है, वो आपको क्या कहते हैं किसी और जगह नहीं मिलेगी, ठीक है ना, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। हाँ, मारखोर पाकिस्तान में मिलता है, ठीक है। आपने वो नरम खजूर खाई है, ब्लैकिश टाइप की, बड़ी मोटी सी, तो बड़ी नरम होती है, ऊपर ईरान, वो ईरानी नहीं है, वो पाकिस्तानी है। अब वो पंजगूर की खजूर का ना ऐड आता है बहुत आजकल ना, ठीक है, वो वही खजूर है। वो होता क्या था, पाकिस्तान से ईरान स्मगल होती थी, वो उसको प्रोसेस करके पाकिस्तानियों को ही बेच देते थे, वो पाकिस्तानी खजूर है, बलूचिस्तान वाली साइड की, ठीक है। अब इन्होंने आके प्लांट्स लगा के ना खुद प्रोसेस करना शुरू किया, और पंजगूर वाले नहीं, और भी काफी सारे ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में जो कि वही खजूर दे रहे हैं। अब वो पाकिस्तान की है खजूर, वो और कहीं की नहीं है, वो ईरान वाले सिर्फ उसको प्रोसेस करके बेचते थे हम, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि एक स्पेसिफिक एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया, जिसका अपना स्पेसिफिक पॉपुलेशन है एनिमल्स की और प्लांट्स की, खत्म हो गई बात, ठीक हो गया। आपने बकरियों की एक किस्म सुनी होगी, दायरा दीन पना, डीडीपी कहते हैं उसे, बड़ी मशहूर, एक तो लैलपुरी है ना, लैलपुरी तो सुनी होगी, है, हाँ, एक डीडीपी होती है, एक होती है नाची, जो बड़ी झूम झूम के चल रही होती है ऐसे करके, किसी ने पीछे म्यूजिक लगा के लिखा होता है जब आप कुर्बानी से बच जाए। ठीक है, तो क्या है कि वो एरिया स्पेसिफिक है। अब इसमें इन्होंने ना डिफरेंट बायोम्स को ना एक्सप्लेन किया हुआ, बिगर बायोम्स। सबसे पहले आते हैं फॉरेस्ट बायोम, यहाँ पे लार्ज डाइवर्सिटी होगी प्लांट्स की और एनिमल्स की, ठीक है, आपको बहुत बड़ी डाइवर्सिटी के अंदर यहाँ पे प्लांट्स भी मिलेंगे और एनिमल्स भी मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे ह्यूमिड होता है और बारिशें बड़ी होती हैं, ठीक है ना, ह्यूमिड होता है, हॉट भी होता है और बारिशें भी होती हैं, प्रेसिपिटेशन भी काफी होती है, ठीक है। उसके बाद है जी डेजर्ट बायोम, BIOME बायोम। फिर है आपका जी डेजर्ट बायोम, बारिशें इंतहाई कम होती हैं, शदीद गर्मी और या शदीद सर्दी पड़ती है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जो डाइवर्सिटी है इंतहाई कम होती है, यहाँ पे आपको सिर्फ वो एनिमल्स मिले। अब अगर हॉट डेजर्ट है ना, या वार्म डेजर्ट है, वहां पे आपको रेप्टाइल्स बहुत मिलेंगे, रेंगने वाले। और अगर कोल्ड डेजर्ट है तो वहां पे आपको मोटी फर वाले जानदार बहुत मिलेंगे, लाइक लुमड़ी, रीच, या एबेक्स, या मारखोर जिसे कहते हैं, या ऐसी बकरियां मिलेंगी जिनकी खाल पे बाल बहुत लंबे लंबे, पहाड़ी बकरियां कहते हैं उन्हें, याक, याक कहते हैं उसे, ठीक है। तो क्या है कि बाइसन एक है, ये आपको, अच्छा एक और है, वो लंबे सींगों वाला उसे कहते हैं, मुझे उसका नाम भूल गया, है बारहसिंगा नहीं है, हिरन नहीं है वो, उसका नाम भूल गया मुझे, अमेरिका में बड़ा मशहूर है वो, लंबा सा कद होता है उसका। अच्छा, हाँ मूज, मूज, बिल्कुल। अच्छा, तो डेजर्ट बायोम के अंदर आपको कम डाइवर्सिटी मिलेगी, टेम्परेचर हाई होगा, दोनों सूरतों में, या तो बहुत शदीद सर्दी होगी या शदीद गर्मी होगी, और बारिशें इंतहाई कम होंगी, ठीक है। उसके बाद है जी ग्रासलैंड बायोम,
बारिशें मॉडरेट होती हैं लेकिन पानी की कमी रहती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रासलैंड जैसे नाम जाहिर है, घास की बहुत सारी इकसाम मिलेंगी और इक्का दुक्का दरख्त होंगे, लंबी लंबी घास होगी और इक्का दुक्का दरख्त होंगे। तो इसे ऐसा जो है ना ग्रासलैंड बायोम कहते हैं। पानी की किल्लत भी हो सकती है, यहाँ बारिशें मॉडरेट होती हैं लेकिन पानी की किल्लत हो सकती है क्योंकि यहाँ की जमीन जो है ना पानी को होल्ड नहीं कर सकती, तो पानी बड़ी जल्दी खुश्क हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रासलैंड बायोम में आपको लंबी लंबी घास मिलेगी और इक्का दुक्का दरख्त होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है टंड्रा बायोम। लीस्ट बायोडाइवर्सिटी कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, लीस्ट बायोडाइवर्सिटी कैपेसिटी है इसकी टंड्रा बायोम की। यूजुअली ये होता है पोल्स पे या पोल्स के साथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल के साथ साथ नजदीक नजदीक। गर्मियों में -3 होता है, सर्दियों में -35 होता है, तो खुद सोच लो क्या उगेगा और कौन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका टंड्रा। लास्ट में आपका एक्वाटिक बायोम, नाम से जाहिर है मेरीन लाइफ जो है या रिवर लाइफ जो है, फ्रेश वाटर या मेरीन, इसका जो अंदर एनवायरनमेंट जो उसकी स्पीसीज हैं वो आपको जो है वो एक्वाटिक बायोम में आती हैं। इसमें कौन कौन सी आपको स्पीसीज मिलेंगी? इसमें आपको क्लासेस किंगडम एनिमेलिया की जो क्लासेस हैं बहुत सारी बायो में पढ़ी है ना, किंगडम एनिमेलिया की क्लासेस हैं। तो इसमें आपको फिश मिलेगी, पाइसिस जिसे कहते हैं, आपको रेप्टाइल्स भी मिलेंगे, आपको एम्फीबियंस भी मिलेंगे और आपको मैमल्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये सारे आपको मिलेंगे। ये हो गई आपकी एक्वाटिक। यहां तक ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो? ग्रासलैंड बायोम सुनते ही ना आपको आना चाहिए जहन में, आपने वो अफ्रीका के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी शेरों वाली, ठीक है ना, वो ग्रासलैंड बायोम में है। ठीक है, उसके बाद पेंगुइन्स, पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर किस किसने देखी हुई है? अच्छी बात। तो पेंगुइन्स जहां पे भी नजर आए है ना बर्फ पे चलते हुए, यूजुअली वो होते नहीं है, गर्म इलाकों में भी पेंगुइन्स होते हैं, लेकिन जो बर्फ पे चलते हुए पेंगुइन्स जहां नजर आए तो वो है टंड्रा। ठीक है, जहां पे आपको सहरा में चलती हुई छिपकलियां नजर आए, भाई डेजर्ट बायोम तो वैसे ही पहचाना जाता है। हाँ हाँ, लेकिन एक तो ग्लोबलाइजेशन, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, एक तो उनके हैबिटाट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, दूसरा ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर चीज जो है ना वो ब्रीच में आ गई है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे एनिमल्स ऐसी इलाकों में भी मिलेंगे जहां पे वो शायद एग्जिस्ट ना कर सकें, लेकिन वो एग्जिस्ट करवा रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है। हमारे यहाँ ना बड़ा ये ट्रेंड चला था कुछ अर्सा पहले कि ना जो फॉरेन नस्ल की गाय है ना, आई एम वेटेरियन, तो अपनी नस्ल को छोड़ के ना साहिवाल और इसका इस तरह नीली रावी नस्ल जो है उसको छोड़ के इन्होंने फॉरेन जो ब्रीड्स थी वो मंगवानी शुरू कर दी थी कैटल की। हॉस्टाइल फ्रीजियन और जर्सी काउस ये मंगवानी शुरू कर। अब वो जिस एनवायरनमेंट से आ रही है वहां पे तो 25 डिग्री से ऊपर ही नहीं जाता टेम्परेचर, इवन गर्मियों में भी, हॉलैंड जर्मनी और इधर। ठीक है, वो इन्होंने जब मंगवाई है तो इन्हें बकायदा उनके लिए एयर कंडीशन लगाने पड़े हैं, वरना उनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो गिर गई थी। लेकिन अब वो इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट तो कर रही है ना। तो आजकल जो है ये बड़ी वो हो गई है कि जी किसी एनवायरनमेंट का नहीं। अब मेरे घर ऑस्ट्रेलियन पैराकीट्स है, नाम से ही जाहिर है ऑस्ट्रेलिया वाले होते हैं, लेकिन वो मुल्तान के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। ठीक है ना, बात यही है कि क्या कहते हैं, अब जो है वो एग्जिस्टेंस होना शुरू हो गया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और ह्यूमन एक्टिविटी। इफत आपका क्वेश्चन है ऑनलाइन? जी सर, आज के लेक्चर से नहीं है सर, आपने प्रीवियस लेक्चर दिया था एस्ट्रोनॉमी पे, तो सर उस चैप्टर में फैक्ट्स एंड फिगर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लाइक डायमीटर, रोटेशनल पीरियड और रेवोल्यूशन पीरियड। तो सर इन फिगर्स को याद करने के लिए रट्टा ही है या कोई और भी टेक्निक होती है?
देखो लगेगा तो रट्टा ही, ठीक है। रिकमेंडेशन ये है कि लाजमी नहीं कि आप एक एक फिगर लिखो वहां, लाजमी नहीं है कि आप एक एक फिगर लिखो, आप कम फिगर से भी काम चला सकते हो। अब आपके लिए ये लिखना जरूरी नहीं है कि इक्विनॉक्स पे कितना फासला होता है। ऑब्जेक्टिव पीरियड। ऑब्जेक्टिव आज का पेपर देखा है? जी सर। कितने आए हैं उसमें फिगर्स? सर नहीं है ज्यादा, ये तो काफी इजी है ही था नहीं आज मेरा का ख्याल तो। है, जी ठीक सर। है। तो उसमें यह है कि हर चीज को अगर रट्टा लगाने लग जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। थॉरली पढ़ लें चीजों को, जब वो फिगर आपके सामने आएगा ना आपको खुद ही याद आ जाएगा, अच्छा ये वाला था। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। कोई और सवाल? पहली बात तो ये कि उसके स्टार्ट वाले फिगर याद करना है। जैसे सन का था ना 1.9 समथिंग 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 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 31 किलोग्राम मास, आई थिंक 1.9 समथिंग 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 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 31 किलोग्राम, ऐसे कुछ है, ठीक है ना? है हाँ, टॉपर हो ना क्लास की, टॉप किया होगा डिग्री में, शर्म तो नहीं आती? अच्छा, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका सिल्वर मेडल था बीजीयू में, वो रो रही थी, मेरा सिल्वर मेडल क्यों आया? मैं कहा तेरे जितने नंबरों में 2 लड़के पास हो जाते हैं, खुदा का नाम ले, ठीक है। खैर सीजीपीए डजंट मैटर, ये जेन में रखना। 3.32 के साथ अल्लाह का शुक्र है एसी लगा बैठो, ठीक है। जो 3.9 वाले थे वो आज भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या 3.8 वाले, ठीक है ना, कर रही हैं। अच्छा अब खुश हो? तो क्या है कि प्लान बनाया हुआ मैंने, किस दिन छापा मारूंगा उनकी जॉब वाली जगह पे, लेकिन अच्छा अब क्या है कि वो जो फिगर्स है ना, वो लाजमी ये नहीं है कि आपने पूरा फिगर जो है वो रट के जाना है। यू कैन ओनली रिमेंबर द फर्स्ट 2-3। देखो पूरा रट के चले जाओ, नहीं आना तो उस मौके पे वो पूरा रटा भी हो तो भी नहीं आएगा, अगर भूल गया तो। ये बात ध्यान में रखना, इट इज ऑलवेज हाउ यू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन हॉल दैट मैटर्स द मोस्ट, नॉट हाउ मच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, जब वहां बैठे होंगे, ठीक है। मेरे एमसीक्यूज जो हैं, मैंने जब पीएमएस के लिए एमसीक्यूज तैयार किया था, हार्डली 3000 एमसीक्यूज या 2500 एमसीक्यूज पढ़े थे। लोग 40-40 हजार पढ़ के आते हैं, फिर भी नहीं क्लियर होता, ठीक है ना। हाउ यू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन हॉल दैट मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। तो उसमें इस चीज के पीछे पड़ जाओ, वो कहते हैं ना कि वो बगदाद पे लाकू खान का हमला हुआ ना, तो उलमा कराम ये डिस्कस कर रहे थे अंदर कि बुराक का गोश्त हलाल है कि हराम। बुराक वो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी जो जन्नत से आई थी, जिसपे वो मिराज शरीफ पे गए थे, और वो डिस्कस क्या कर रहे हैं, उसका गोश्त हलाल है कि हराम। वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता बुराक, ये डिस्कस ये हो रहा है कि उसका गोश्त हलाल है कि हराम, ठीक है। तो बात यही है कि फिगर्स ठीक है करो, लेकिन इतना रट्टा लग ही नहीं सकता। रट्टे लगाओ इकोनॉमी के फिगर्स को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना एक्सटर्नल डेट है, कितना सर्कुलर डेट है, पब्लिक डेट कितना है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर का डेट पल्ले का कितना है, बजट डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। ये बुक इनफ है अगर इसका, हाँ इसका जो साइंस वाला पोर्शन है ना, इन जनरल अगर उसको रट्टा लगा लेते हैं ना, तो 60 में से 50 नंबर 45 नंबर आराम से आ सकते हैं। फिर मैथ्स वाले बोनस होंगे इफ यू आर नॉट अ मैथ्स पर्सन। अगर मैथ्स वाले हो फिर थोड़ा मुश्किल होगा बायो को रट्टा लगाना, कि मैथ वालों को रट्टा नहीं लगता, तो स्टेप्स के नंबर होते हैं ना उनके, ठीक है। तो क्या क्या है कि जो मैथ्स वाले होते हैं ना उनके लिए रट्टा लगाना थोड़ा, लेकिन अगर बायोलॉजी को थोड़ा रट्टा लगा लो तो मैथ वाला जो पोर्शन है ना वो बोनस हो जाता है फिर आपके लिए। अब आपने 45 से आगे ही जाना है, नीचे नहीं आना। जितने अच्छे मैथ्स में स्कोर करते जाओगे 45 से उतने ऊपर जाते जाओगे, ये चीज होती है फिर, ठीक है। तो ये हिसाब किताब, किताब ये वाली मोर देन इनफ है, इसके अलावा और कोई किताब पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है सिर्फ, ठीक है।
हाँ एमसीक्यूज करने हो तो वो नेट से कहीं से उठा के कर लो, एमसीक्यूज एमसीक्यूज के लिए नहीं मैं रोकता, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए ना। और कोई सवाल हो? हाँ हाँ, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान अभी आएगा मई में, बस वो डाउनलोड कर लो। 500 पेजेस का होता है, लेकिन उसमें ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। उसमें इकोनॉमी का चैप्टर होता है, उसमें ट्रेड का होता है, एग्रीकल्चर का, हेल्थ का, एजुकेशन का, और इंडिकेटर्स का एक होता है आई थिंक एंड पे। 5-6 चैप्टर्स हैं, निकाल के इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख लो बस नोटबुक पे अपनी। डॉन में आते हैं जो वक्त के साथ साथ अपडेट हो रहे हैं। अगर आपने रखा ना एक ही, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो अपडेट चलते रहोगे ना तो फिर क्या कहते हैं 12-11 मई तक पता नहीं कितनी दफा फिगर चेंज होगा, क्या करोगे फिर? आपको एक आसान सोल्यूशन दे रहा हूं, आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठाओ, उसका फिगर रट लो, नीचे उसी को सोर्स दे दो, मैं इसके मुताबिक ये था फिगर। मैप पे ये नहीं है कि आप हर मुल्क का नाम याद करें, 210 मुल्क है, वैसे ही आपकी ऐसी तैसी फिर जाएगी याद करते हुए, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं वो कहाँ है। तो मतलब ये मैप आपको याद होना चाहिए, मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शुमाल मशरिक में क्या है, जनूब मगरिब में क्या है, जनूब में क्या है, कितनी लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया के साथ। ये सवाल बड़ा कंफ्यूज करता है, सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। वो कुछ वेबसाइट्स पे इंडिया के साथ आ रहा है, वो गलत है। इंडिया के साथ बॉर्डर सिर्फ 1610 किलोमीटर लंबा है, बाकी कुछ 100 किलोमीटर लंबी वर्किंग बाउंड्री और 720 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको इंडिया ने अब कश्मीर अपनी तरफ बना के तो कह दिया जी वो बॉर्डर है। सबसे लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। ईरान के साथ कितना लंबा बॉर्डर है, कोस्टल लाइन कितनी बड़ी है, ठीक है? क्या कहते हैं, कौन कौन से दरिया है, कौन सा दरिया किधर है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? अब हमें 5 का तो पता है, दरिया हब कहाँ पे है, दरिया हंगूल कहाँ पे है, दरिया और पता नहीं बड़े दरिया है वो किधर है, पहाड़ी सिलसिलों का पता होना चाहिए। यहाँ पे ना आपको सिर्फ डायरेक्शन का पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की समझ आनी चाहिए आपको, या ये पता होना चाहिए कौन से अच्छा सी और उसमें क्या फर्क है ओशन में, फिर कौन से सी के गिर्द कौन से ममालिक है, मेडिटेरेनियन सी के गिर्द कौन से ममालिक है, व्हाई इट इज कॉल्ड मेडिटेरेनियन सी, ये भी पता होना चाहिए। फिर एक डेड सी है, एक रेड सी है, एक ब्लैक सी है, एक व्हाइट सी भी है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है? हो गया? हाँ कार जो ममालिक हैं, मैंने ये कहा था ट्रेड नहीं, उनकी ट्रेड हमारे थ्रू होने लग जाए, उनके पास रास्ता नहीं है, लैंड लॉक्ड है, तो अगर हमारे थ्रू उनकी ट्रेड होने लग जाए तो हमें तो सिर्फ रेवेन्यू में टोल टैक्स नहीं देते। सोचो वो कई गुना बढ़, वो 5 तो वो कंट्रीज हैं, फिर चाइना है, फिर रशिया है, 12 कंट्रीज अटैच होंगे सी पैक से, 12 कंट्रीज का टोल टैक्स आपको आने लग जाए, आप तो दिनों में अमीर हो जाएंगे। अभी वो कर रहे हैं डिफरेंट, मे बी वो जो है कर रहे हो चाइना के थ्रू, चाइना की जो वो जापान के साथ पोर्ट्स है ना शंघाई वगैरह, वहां से कर रहे हो, ये रशिया के थ्रू कर रहे हो, या बाय लैंड उनकी पाइपलाइंस हो। अब बाय लैंड जितने कंट्रीज में से गुजरेंगे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो हो सकता है ज्यादा भी हो। यहाँ से ये समुद्र के थ्रू होगी तो क्या है कि वो सिर्फ उनको टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा, दैट्स इट। बन तो जाए सी पैक, बनाई अभी? हाँ सार्केस्टिक नहीं, हर जगह नहीं करनी होती, ठीक है? ये उसमें जो है ना थोड़ा सा होता है। और कोई सवाल? तुसी लोगों ने कसम खा दी यार, मैं नाम आ रहा हूं तो मेरे से बोलना नहीं है। चले आज के लिए यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।